गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वो एसी पूर्णता पर काम करता है। यह एक इस प्रकार की युक्ति होती है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। और इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आज हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। ठीक है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, ऊंचाई लिखा है तो आपने इसको ध्यान रखना है, नाम से ही ऊंचाई यानी कि उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। ऊंचाई यानी कि उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो नाम से आपने इसको ध्यान रखना है कि क्या करता है ये। इसमें जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की जो संख्या होती है, कुंडली जो बनती है ना, उस कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास प्राथमिक कुंडली ले लीजिए और इस प्रकार से ये द्वितीय कुंडली ले लेंगे। सेकेंडरी कुंडली हो गई। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है और ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सके या किया जाता है या कर सकते हैं। ठीक है, किया जा सके या किया जाता है या कर सकते हैं। हमने जनरल ट्रांसफार्मर आपके पास है, पीछे जो ट्रांसफार्मर के बारे में जो पढ़ा था उसमें हमने सूत्र का निबंध किया था VS बटे VP बराबर NS अपन NP। ठीक है, इस सूत्र से हम VS का मान निकालेंगे। VS बराबर हो जाएगा NS बटे NP, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में इंटू NP इंटू VP। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पर देख रहे हैं VS बराबर NS सामने सामने है, ये अपॉन में है। ठीक है, तो VS प्रोपोर्शनल टू NS,
VS क्या प्रोपोर्शनल टू है, ये रेसिप्रोकल है N/P, ये 1/P हो जाएगा, बटे में VS बराबर 1/NP प्रोपोर्शनल टू 1/NP हो जाएगा ये। और ये सामने सामने तो VS अनुक्रमानुपाती है NS के और VS रेसिप्रोकल है 1/NP के। इन दोनों जो कंडीशन है इसके द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि VS अनुक्रमानुपाती NS के। VS का मान यानी कि बोल्टता का मान क्या करता है, उच्च बोल्टता में वृद्धि करता है। तो बोल्टता का मान कब बढ़ेगा, द्वितीय कुंडली में जो बोल्टता का मान है कब बढ़ेगा, जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में कम होती है। तो ये सूत्र से हमको यहाँ पर पता चलता है कि VS इज प्रोपोर्शनल टू NS, यानी कि VS का मान कब बढ़ेगा, जब NS का मान बढ़ेगा, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी क्या है, फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में बढ़ेगी। और VS इज रेसिप्रोकल 1/NP यहाँ पे है, यानी कि ये अपॉन में है, इन दोनों में विपरीत संबंध है। NP का मान ये घटेगा, यानी कि नंबर ऑफ जो फेरे आपके पास हैं, ठीक है, किसमें, प्राथमिक कुंडली में। प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं उनकी जो संख्या है यदि घटेगी तो VS का मान बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को कम करते हैं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को अधिक करते हैं, जिससे हम उच्च बोल्टता जो प्राप्त कर सकते हैं, निम्न बोल्टता को उच्च बोल्टता में बदल सकते हैं। यहाँ पर हम निवेशी लगाते हैं, निर्गत हमारा द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, इस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है या होनी चाहिए। ठीक, ये सूत्र लेते हैं हम, IP/IS दैट इज इक्वल टू NS/NP। यहाँ पे हम द्वितीय कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान हम निकाल लेंगे। IS बराबर NP/NS, IS का मान निकालना है तो ये NP/S इंटू IP हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं IS प्रोपोर्शनल टू है NP के, सामने सामने है, तो IS अनुक्रमानुपाती हो गया NP के। और दूसरा आपके पास है IS प्रोपोर्शनल टू 1/NS के। देखिए यहाँ पर IS यानी कि जो सेकेंडरी कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा हमको मिलेगी वो अनुक्रमानुपाती NP के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और IS is proportional to 1/NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। द्वितीय कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगी, तो धारा का मान भी किस पर डिपेंड करता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फेरों की संख्या कम होगी तो धारा का मान कम होगा, फेरों की संख्या अधिक होगी धारा का मान अधिक होगा। ठीक है ना, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है यदि उसको हम अधिक रखते हैं तो धारा का मान जो है कम होता है, धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। क्योंकि हम इसको उच्च वोल्टता के उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, धारा के मान को कम करना होगा, और धारा के मान को कम करने के लिए हमें जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाना होगा। ठीक है, अतः वोल्टेज के बढ़ने पर धारा का मान घट जाता है, वोल्टेज बढ़ेगा धारा का मान घटता है। अतः इसका परिणमन अनुपात
इसका जो परिमाणानुपात R है, R का जो मान होता है 1 से अधिक होता है। यह अधिक उपयोगी होता है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये अधिक उपयोगी होता है। इसको हम तारों में बेचते हैं तो उच्च वोल्टता के साथ बेचते हैं, जिससे जो है तारों में निम्न धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और जब हम इसको घरों में लेते हैं तो हम उसकी वोल्टता को जो है कम कर देते हैं और धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसलिए ये अधिक उपयोगी होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा आपके पास आता है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उल्टा है ये। उसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। इसमें उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। सूत्र Vs बराबर NS/NP इंटू IP। Vs इज प्रोपोर्शनल टू NS, हमने अभी पढ़ा था। यहाँ पर NP इज ग्रेटर देन NS, NP इज ग्रेटर देन NS। तथा प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि आपके पास प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो द्वितीय कुंडली से अधिक होगी। इस प्रकार से तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली हो गई, सेकेंडरी कुंडली हो गई है। इसमें फेरों की संख्या अधिक है, इसमें फेरों की संख्या कम। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। तथा IS इज ग्रेटर देन IP। और इस प्रकार से हमको जो सेकेंडरी कुंडली में जो धारा प्राप्त होती है वो प्राथमिक कुंडली की धारा से अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है तथा अतः धारा का मान प्राथमिक कुंडली में से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि द्वितीय कुंडली में वोल्टता का मान कम होता है। तो वोल्टता कम होगी तो धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। इन दोनों में क्या है, धारा और वोल्टता में विपरीत संबंध है, ठीक है। अब चलते हम ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है ये ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होती है, जो निर्गत शक्ति होती है, ठीक है। निर्गत शक्ति जो हमारे सेकेंडरी जो आपके पास कुंडली होती है, द्वितीय जो कुंडली होती है उसमें निर्गत वोल्टता बार होती है, और जो प्राइमरी कुंडली होती है उसमें निवेशी शक्ति जो लगाई जाती है। तो ये निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को, ठीक है ना। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, क्वेश्चन पूछा 1 नंबर की, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो सकती है, तो उसकी 100% दक्षता हो सकती है। जबकि व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 75% से 95% के बीच लगभग होती है।
दक्षता ईटा दैट इज इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। याद रखना आपने। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति के बराबर होती है। अब ट्रांसफार्मर बहुत उपयोगी है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की दक्षता यहाँ पे हमने बताई है, आदर्श ट्रांसफार्मर उसकी 100% दक्षता होती है, लेकिन जो हम व्यवहारिक ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसकी 75 और से 95 के बीच में होती है। तो इतना अंतर इस पे होता है। तो किस कारण से यहाँ पर अंतर होता है? तो यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास के कारण जो है इस प्रकार से हमको कम दक्षता प्राप्त होती है ट्रांसफार्मर की। तो ऊर्जा ह्रास का कारण व निवारण हम इसको पढ़ेंगे। फ्लक्स क्षरण होता है, क्या होता है इसमें? फ्लक्स का जो क्षरण होता है, एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली लगाने से हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स क्षरण को कम कर सकते हैं। ठीक है ना? एक कुंडली के ऊपर ही हमने क्या कर दी, दूसरी कुंडली प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को जो हम क्या को लगा देते हैं, इससे क्या होता है? फ्लक्स क्षरण कम हो जाता है। तो ये इसका जो है क्या है उपाय है। कुंडलियों का जो प्रतिरोध, प्रत्येक कुंडली जो होती है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर ऊर्जा में ह्रास होता है। ठीक है ना? तो उसको दूर करने के लिए कॉपर के मोटे तारों का उपयोग करके इस क्षरण को कम किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ बनाते हैं, उनको जो है मोटे तारों से बनानी चाहिए। तो मोटे तारों के कारण क्या होगा? कुंडली का जो प्रतिरोध कम हो जाएगा और इससे जो है बचा जा सकता है। तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। भंवर धाराएं हैं, तो भंवर धाराओं को दूर करने के लिए ये भंवर धाराएं होती हैं, इससे जो है जो कोयल होती है बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होने पर पिघल कर टूट सकती है। ठीक है ना? तो ये भंवर की तरह धाराएं होती हैं, बहुत तेज होती हैं, इसलिए हम इनको भंवर धारा कहते हैं कि जो जल में भंवर उठता है उसी की तरह ये जो है धाराएं घूमती हुई निकलती हैं और बहुत ही तीव्र होती हैं, बहुत उसमें होती है। और जब ये कोयल से टकराती हैं, कोयल को बहुत गर्म कर देती हैं और गर्म करने से कोयल पिघल सकती है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? पटलित क्रोड यानी कि पतली क्रोड का प्रयोग करके भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर पे जो पतली जो है इस प्रकार से जो लोहे की क्रोड होती है उसमें पतली जो हम क्रोड लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनमें भंवर धाराएं जो है कम हो जाती हैं। अगला आपके पास है शैथिल्य क्षरण ह्रास जो होता है। नरम लोहे की क्रोड का उपयोग कर शैथिल्य ह्रास को कम किया जा सकता है। शैथिल्य ह्रास को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? नरम लोहे की जो है क्रोड का उपयोग करना चाहिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है, हमारे जीवन में बहुत महत्व है इसका। इसकी जो पावर होती है, पावर P दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हमारे घरों तक बिजली पहुँचती है। पावर स्टेशन है PS, पावर स्टेशन हम इसको कहते हैं। पावर स्टेशन से जो बिजली निकलती है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से होती हुई निकलती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम जानते हैं कि क्या करता है? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। तो ये उच्च वोल्टता के साथ जो है इसमें धारा बहती है और उच्च वोल्टता के साथ धारा के बहने से तो हम जानते हैं कि वोल्टेज और धारा में जो विपरीत संबंध होता है। तो वोल्टेज बढ़ने से जो है धारा का मान क्या होता है? तार में
कम हो जाता है। ठीक है, दूर तक हम इसको भेजते हैं। फिर आगे जो घरों तक ले जाने के लिए हम फिर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसका जो कार्य है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। फिर ये क्या करता है, उच्च वोल्टता को जो है निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। और इससे क्या होता है, वोल्टेज का मान तो कम हो जाता है लेकिन धारा का मान बढ़ जाता है। और ये 220 से 240 वोल्ट तक जो है क्या कर देता है, वोल्टेज कर देता है, जो हमारे घरों पर उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मोबाइल जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर, तो चार्जर पर जो है इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जो आगे कैसा होता है, पिन जो होती है उस पर जो है छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जो वोल्टेज को क्या करते हैं 5 से 6 वोल्ट तक परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर आदि में लगे हुए ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कंप्यूटरों को क्या करते हैं, उपकरणों को सुरक्षित रखते हैं, अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपयोग भी इसका लिख सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, इसको आप भी ध्यान से पढ़िए। सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहीं दिक्कत आती है तो आप से पूछ सकते हैं, फिर दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है।